फ्रेंड्स, अब हम जनवरी 2025 की टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 लेकर जा चुके हैं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी करंट जीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विदेश यात्रा की गई। वो किस देश में थी? कुवैत देश में थी, जहां पर उन्हें उस देश का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। वो पुरस्कार कौन सा था? तो वो था अल ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये है जो उनका राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। और अब तक पीएम मोदी को कितने देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है? तो वो है 20 देशों का। हो ये 20वां था कुवैत का, तो टोटल अब 20 देशों का उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है ना। तो अब हम इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो यहाँ पर जो 26वें अरेबियन गल्फ कप, इसका जो उद्घाटन किया गया था, इसी में वो सम्मानित अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कुवैत के शेख का आपको याद रखना है, काफ़ी लंबा नाम है पर याद तो रखना ही होगा। देखिए यहाँ पर कुवैत के जो प्रधानमंत्री कौन है, तो वहाँ पर बात करें तो कुवैत के प्रधानमंत्री हैं, एक मिनट कहाँ चला गया, हम तो यहाँ पर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये है जो उनके प्रधानमंत्री है। और क्राउन प्रिंस की बात करें तो शेख सबा अल खालिद अल सबा अल अहमद अल मुबारक अल सबा, ये है इनके जो क्राउन प्रिंस है। थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है पर थोड़ा याद रख सकते हैं आप, मुझे उम्मीद है। देखिए यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, जिनका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है, 2015 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर कुवैत देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अब सदस्य बना दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट में बात है। तो यहाँ पर बनता है कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बनाया गया, या नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो कुवैत तो यहाँ पर नवीनतम सदस्य हैं। और उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया वो कौन सा है? तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर यहाँ पर दिया गया है। तो ये यहाँ पर कुवैत। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो आयोजन हुआ था, यहाँ पर हल्ला मोदी नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे कि आपने पहले एक अमेरिका में हाउ डू यू मोदी नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी तरह से यहाँ पर कुवैत में भी हल्ला मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत में किस देश में हल्ला मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो कुवैत में आयोजन किया गया है। और कुवैत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम सदस्य भी बना। ये यहाँ पर हमें इसमें इम्पोर्टेंट सवाल देखने को मिलते हैं। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो हाल ही में किन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मलबे के निपटान के लिए स्टार्टअप पर सहमति जताई है? तो यहाँ पर होगा भारत और जापान ने अंतर्राष्ट्रीय मलबे के निपटने के लिए यहाँ पर सहमति लगाई है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, आप हेडलाइन से आप जान सकते हैं। और अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम उसमें से हमने एक चीज़ को मिस किया है, वो क्या है? इस अंतर्राष्ट्रीय मलबे को मतलब हटाने के लिए जो भारत की जो कंपनी है, रोबोटिक कंपनी इनस्पेसिटी के मध्य समझौता हुआ है। तो इनस्पेसिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है इनस्पेसिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2022 में हुई थी। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी सीधा यही बनता है कि किन दो देशों के मध्य अंतरिक्ष में मलबा हटाना है? तो स्टार्टअप के बीच समझौता हुआ, तो भारत और जापान के बीच हुआ है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवालों की तरफ आ जाते हैं, और वो हैं हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में किस देश को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ब्रिटेन देश को शामिल किया गया है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में। और तो इस तरह से अब ये कितवा नंबर का देश है? तो ये 12वां। तो टोटल अब ये भी बनता है कि CPTPP में टोटल अब कितने सदस्य देश हैं?
टोटल 12 सदस्य देश है और 12वां देश कौन सा है, तो वो ब्रिटेन यहाँ पर 12वां देश है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। और ये पहला यूरोपीय देश भी है जो यहाँ पर इसमें शामिल, इस एग्रीमेंट में जो शामिल हुआ है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है, तो ब्रिटेन यहाँ पर पहला देश है। कितवां नंबर का सदस्य, 12वें नंबर का ये सदस्य हैं। और ये बात करें कि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है, तो ये एक तरह की मुक्त व्यापार करने की समझौता है जिसमें सभी अलग अलग देश आपस में जो व्यापार करते हैं वो किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेंगे एक दूसरे से। तो इस प्रकार इस दोनों ही देशों को व्यापार में फ़ायदा होता है। तो इस वजह से इस तरह के समझौते यहाँ पर विभिन्न देशों के बीच किए जाते हैं। तो यहाँ पर समझ चुके हैं आप। और बाकी इसमें 12 सदस्य याद रखना, बाकी एक एक सदस्य को इसमें याद रखने की हालांकि आवश्यकता नहीं है, बस नवीनतम सदस्य ब्रिटेन है, टोटल 12 सदस्य हैं, ये याद रखना है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हाल ही में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है अनुरा कुमारा दिसानायके, ये नाम आपको याद रखना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, अनुरा कुमारा दिसानायके। ये यहाँ पर जो इन्होंने हाल ही में भारत की यहाँ पर इन्होंने यात्रा की है ना। तो यहाँ पर बस इतना ही थोड़ा याद रखना कि राष्ट्रपति कौन है। और इस बाकी जो समझौते हुए हैं उनमें आपको कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट सवाल बनता नहीं है। और यहाँ पर एक बंदरगाह का सवाल बनता है क्योंकि एक बंदरगाह से संबंधित में यहाँ पर भारत की तरफ से उन्हें कुछ आर्थिक राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है काके संथुराई बंदरगाह। ये बंदरगाह किस देश में है, तो ये श्रीलंका में स्थित बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना। बाकी पाक के जल डमरूबंदी भारत और श्रीलंका के बीच है ही है, आपको कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता ही है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है UNCCD, है ना। तो यहाँ पर ये इसका जो सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजन किया गया है, जैसा कि हम कॉर्नोलॉजी के पार्ट 1 में भी 1 लाइनर क्वेश्चनों में भी ये था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर UNCCD का हाल ही में कहाँ पर सम्मेलन हुआ, तो ये रियाद जो कि सऊदी अरेबिया में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, है ना। और ये किससे संबंधित है, तो ये सूखा क्षेत्र और वैश्विक खतरे को इससे संबंधित और वैश्विक सशक्ता, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर इनका यहाँ पर चर्चा हुई। तो यहाँ पर बनता है कि सूखी भूमि का वैश्विक खतरा का जो ये UNCCD का सम्मेलन यहाँ पर कहाँ पर हुआ, तो सऊदी अरेबिया में रियाद में यहाँ पर हुआ था। तो यही है। बाकी इसमें हम अगले पेज पर हम चलते हैं। तो हम और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें से यहाँ आते हैं, यहाँ पर फोर्ब्स की सूची भी जारी की गई हैं। तो यहाँ पर फोर्ब्स की शक्तिशाली में यहाँ पर विश्व में बात करें तो कौन किस स्थान पर, यहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन महिला है, तो यूरोपियन आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये है जो नंबर 1 पर है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर यूरोपियन केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष है जो कि क्रिस्टीना लेगार्ड है, ये है यहाँ पर सेकेंड नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर जिनको हम सभी पहचानते हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में भी कुल 3 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से नंबर 1 की बात करें तो निर्मला सीतारमन है, इसके अलावा रोशनी नादर है, और तीसरे नंबर मतलब तीसरी महिला है तो वो किरण मजूमदार है। तो यहाँ पर ये तीनों महिलाएं जिनको शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया। और विश्व की टोटल सूची में निर्मला सीतारमन की बात करें तो इनका 28वां स्थान है। भारत के तौर पर बात करते हैं प्रथम स्थान पर है, सेकेंड में रोशनी नादर है और किरण मजूमदार है। अब ये किस किस पद पर है इनकी बात करते हैं आप, जैसे निर्मला सीतारमन को सब जानते हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं। रोशनी नादर की बात करते हैं हम, तो ये है जो HCL की चेयरमैन और CEO है। HCL जो कंपनी है उसकी चेयरमैन है और ये CEO है। इसके अलावा किरण मजूमदार की बात करें जो बायोटेक कंपनी की है, इनकी संस्थापक भी यही हैं और चेयरमैन भी यही हैं। तो सीधा पूछ लिया जाता है कि रोशनी नादर किससे संबंधित है, तो HCL कंपनी की चेयरमैन है।
और पूछ ले कि बायोटेक कंपनी की संस्थापक कौन है, तो किरण मजूमदार हैं। बाकी इनका 81 और 82वां स्थान ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्थान में हम बात करें तो ये वाला 28वां स्थान है वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण का। तो ये आपको एक अच्छा सवाल बनता है, इसमें आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फोर्ब्स तो सूची जारी करता ही करता है, इसके अलावा BBC के द्वारा भी यहाँ पर शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। तो यहाँ पर है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल है ये इम्पोर्टेंट, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर किन 3 भारतीय महिलाओं को इसमें स्थान मिला है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर अब हम याद रख लेते हैं। यहाँ पर विनेश फोगाट को यहाँ पर स्थान मिला है। उसके अलावा यहाँ पर अरुणा रॉय जो कि यहाँ पर इनको स्थान मिला, और पूजा शर्मा। ये 3 नाम आपको याद रखना है कि BBC 100 वुमेन 2024 में शक्तिशाली महिलाएं, प्रभावशाली महिलाओं में किन 3 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है। तो विनेश फोगाट को मिला है, अरुणा रॉय को मिला है और पूजा शर्मा को मिला है। ये आपको याद रखना है। और उसमें अगर बात की जाए फोर्ब्स में, तो निर्मला सीतारमण याद रखना, रोशनी नादर को याद रखना जो HCL की चेयरमैन है। इसके अलावा किरण मजूमदार जो कि बायोटेक कंपनी की चेयरमैन है और संस्थापक भी है, वो भी याद रखना है ना। तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि जैसे यहाँ पर सूची तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस पिछले महीने में जो कुछ स्थान रहे हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो गोल्डन हाइट्स जो कि अभी जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल फिलिस्तीन का टेंशन के बारे में आपने सुना ही होगा, इजराइल लेबनान के बारे में आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सीरिया में अभी तख्ता पलट हुआ था, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं अल असद, हालांकि मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति थे, अब है नहीं, बशर अल असद, इनकी जो सत्ता थी अब इनकी सत्ता को यहाँ पर उखाड़ फेंक दिया गया है, सत्ता अब इनकी नहीं रही है। तो यहाँ पर इनके हटने के बाद इजराइल के द्वारा जो कि इनका कुछ हिस्सा कब्जा किया गया था, उस पर इजराइल ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर विस्तार करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर ये गोल्डन हाइट्स, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये गोल्डन हाइट्स सीरिया के यहाँ पर लोकेशन है, जहाँ पर किस देश के द्वारा कब्जा किया गया, गोल्डन हाइट्स पर किस देश का अभी कब्जा किया गया, तो ये इजराइल के द्वारा इस पर कब्जा किया गया। और बात करें इजराइल ने इस पर कब कब्जा किया है, तो 1967 में इसमें इजराइल ने इस पर कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पर जब उनकी सत्ता हटी सीरिया में, तो उनके बाद ये स्थान काफ़ी चर्चा में आ गया था। इसके अलावा एक दूसरा स्थान है लार्समैन हिल्स। इसको हमने जो कैनोलॉजी के पार्ट 1 में हम जो 1 लाइनर में उसमें भी हमने पढ़ा था कि लार्समैन हिल्स ये जो स्थान है ये क्यों चर्चा में है। तो ये वैसे तो कहाँ का स्थान है ये, तो ये अंटार्कटिका का स्थान है। यहाँ पर क्यों चर्चा में है, तो चीन ने यहाँ पर अंटार्कटिका में अपनी पहली वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया। और कहाँ पर उद्घाटन किया, लार्समैन हिल्स में इसका जो उद्घाटन किया, तो इसलिए यह चर्चा में है। तो अब करंट अफेयर की जो मंथली 1 लाइनर पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है इंटरनेशनल न्यूज़ के स्तर पर। तो हम इसको हम देखें तो यहाँ पर हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारत के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है, तो ये यहाँ पर रूस देश ने यहाँ पर इसकी पेशकश की है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में ये आपको पता चल गया, आपको पता होगा कि इस यहाँ पर भी तख्ता पलट हुआ था। और यहाँ पर वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो मोहम्मद यूनुस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, हालांकि अभी इनकी सरकार है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश से संबंधित यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या था, जिस पर हाल ही में वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा था जय बांग्ला, ये यहाँ का राष्ट्रीय नारा था, जहाँ पर अब उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़े।
तो यहाँ पर है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के डेटा के अनुसार कौन से उद्योगपति 400 बिलियन डॉलर के नेतृत्व वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। तो आप सीधा बोल सकते हैं एलन मस्क। यहाँ पर ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 पर अभी वही सबसे अमीरों की सूची में है। तो यहाँ पर पहले वही होने हैं 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्क को पाने वाले व्यक्ति। देखिए अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को गांधी जी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका का इसको बोलेंगे तो नेब्रास्का नाम का जो राज्य है, इसने यहाँ पर गांधी जयंती पर 6 दिसंबर को यहाँ पर स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से जनवरी 2025 की क्रोनोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो इंटरनेशनल लेवल पर जो न्यूज़ बनती हैं उसको हमने पढ़ा है। और यहाँ पर हम अगले पार्ट में हम राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे देश में जो करंट जी के सवाल बनते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो पार्ट 3 में हम उस तरह का लेके आएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने ये पार्ट 2 तो देख लिया, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरी क्रोनोलॉजी का जो सार होता है, मंथली रिव्यू, पूरी क्रोनोलॉजी का जो सार होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो 1 लाइनर में, एक बोले तो ईजी वे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वो भी आपको एक बार ज़रूर देख लीजिए। बाकी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये टॉपिक हमारा जो इसमें फिनिश हो चुका है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और इसकी लिंक में भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हमें इस क्रोनोलॉजी की लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।